तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में जेम्स हापर नाम के एक स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस के सदस्य को दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ ब्रायन और अपने बेटे मैक्स के साथ खुशी खुशी रहता है। कुछ दिनों से जेम्स अभी अपने घर पर ही रह रहा है, क्योंकि वह अपने घुटनों पर लगी चोट का इलाज कर रहा है। दरअसल जेम्स जब अफगानिस्तान में लड़ रहा था, उस दौरान उसके घुटने पर काफी ज्यादा चोट लग गई थी, जिस वजह से ऑफिसर्स ने उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी है, ताकि जेम्स जल्दी से रिकवर हो सके और दोबारा से स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कर सके। एक दिन मिलिट्री ऑफिसर जेम्स को कॉल करता है और उसे हेडक्वार्टर आने के लिए कहता है। फिर जेम्स हेडक्वार्टर आता है और अपने सीनियर से मिलता है। यहाँ सीनियर्स उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि तुम अपनी चोट को ठीक करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए हम तुम्हें अब मिलिट्री फोर्स से हटा रहे हैं। क्योंकि तुमने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, इसीलिए अब तुम्हें ना ही रिटायरमेंट के पैसे मिलेंगे और ना ही तुम्हारे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें कोई पैसे मिलेंगे। जेम्स कहता है कि मैंने किसी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि वो सारी दवाइयाँ थी, लेकिन सीनियर्स उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसे मिलिट्री फोर्स से निकाल देते हैं। जेम्स घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे मिलिट्री फोर्स से निकाल दिया गया है और उन्होंने मुझे कोई भी सर्विस देने से साफ साफ मना कर दिया है। यह सुनकर उसकी वाइफ काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि इनके पास जरा भी सेविंग नहीं है और आने वाले कुछ महीनों में उन्हें ढेर सारे बिल्स भी पे करने हैं। अब कोई जॉब ना होने की वजह से जेम्स यहाँ काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन ब्रायन उसे शांत करती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात में जेम्स जब घर की छत पर काम कर रहा था, तब ब्रायन यहाँ आती है और जेम्स को बताती है कि कल मैसन ने सुसाइड कर लिया है। दरअसल मैसन भी पहले मिलिट्री फोर्स में हुआ करता था और साथ ही वो जेम्स का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन कुछ महीने पहले उसे भी जेम्स की तरह मिलिट्री से निकाल दिया गया और उसके घर की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उसने सुसाइड कर ली। ब्रायन को भी यहाँ काफी डर होता है कि कहीं जेम्स भी वैसा ना कर ले। ये सुनकर जेम्स अपनी वाइफ को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं कभी भी अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगले दिन जेम्स मैसन के फ्यूनरल पर आता है। यहाँ वह माइक नाम के एक आदमी से मिलता है। माइक पहले स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस का सदस्य था और वो वहाँ जेम्स का सीनियर था, लेकिन उसे भी जेम्स की तरह मिलिट्री से निकाल दिया गया। हालांकि इन दोनों की दोस्ती अभी भी काफी अच्छी थी, इसीलिए माइक जेम्स को अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। शाम के समय जेम्स अपनी फैमिली के साथ माइक के घर पर डिनर करने के लिए आता है। डिनर करते हुए वे अपनी अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। डिनर के बाद माइक और जेम्स कमरे में अकेले बैठे हुए थे और टीवी देख रहे थे। माइक यहाँ बताता है कि मैं अब एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता हूँ, जो मुझे काफी ज्यादा पैसा देती है। ये सुनकर जेम्स उससे हेल्प मांगता है और उसकी कंपनी को ज्वाइन करने की मांग करता है, क्योंकि इस समय जेम्स के पास कोई भी जॉब नहीं है, जिस वजह से उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और कुछ ही दिनों में उसे ढेर सारे जरूरी बिल्स भी पे करने हैं। जेम्स की कंडीशन जानने के बाद माइक उसकी बात मान लेता है। अगले दिन माइक जेम्स को अपने बॉस के पास लेकर आता है, जिसका नाम रस्टी है। जेम्स को काम पर रखने से पहले रस्टी उसे बताता है कि इस नौकरी में तुम्हारा ज्यादातर मिशन खतरनाक और जोखिम भरा होगा, जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है और अगर मिशन के दौरान तुम मारे गए तो हम तुम्हें जरा भी पैसे नहीं देंगे, लेकिन हमारे द्वारा दिए गए मिशन को तुम पूरा कर लेते हो तो हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देंगे। जेम्स को फिलहाल पैसों की कमी थी, इसीलिए वो रस्टी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बातचीत करते समय हमें यहाँ पता चलता है कि रस्टी पहले जेम्स की तरह मिलिट्री फोर्सेस का एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन उसने मिलिट्री फोर्सेस को छोड़ दिया और अपनी वो खुद की कंपनी चलाता है। रस्टी बताता है कि हमारा सारा मिशन गवर्नमेंट की देख रेख में होता है, इसीलिए तुम हमेशा बेफिक्र रहना, क्योंकि तुम कभी भी गिरफ्तार नहीं किए जाओगे। अब रस्टी की कंपनी ज्वाइन करने के बाद जेम्स को उसका पहला मिशन मिलता है, जिसमें उसे 2 हफ्तों के लिए बर्लिन जाना होगा और वहाँ जाकर एक आदमी के ऊपर जासूसी करनी होगी। घर आकर जेम्स अपनी वाइफ ब्रायन को बताता है कि मुझे एक नई जॉब मिल गई है, जिसमें मुझे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन जॉब के खातिर मुझे 2 हफ्तों के लिए बर्लिन जाना होगा। ये सुनकर ब्रायन उसे वहाँ जाने के लिए मना करती है, लेकिन जेम्स उसे किसी भी तरह मना लेता है। अगले दिन जेम्स बर्लिन के लिए निकल जाता है। बर्लिन पहुंचने के बाद वह एक होटल में रुकता है, जिसे माइक ने उसके लिए बुक किया था। कुछ ही देर बाद कैडिया नाम की एक महिला जेम्स से मिलने के लिए आती है। कैडिया भी रस्टी के लिए काम करती है। यहाँ वह जेम्स को बायोलॉजिकल साइंटिस्ट सलीम की जासूसी करने के लिए कहती है। उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सलीम आतंकवादियों के साथ मिलकर एक बायोलॉजिकल हथियार बना रहा है, जिनसे आम लोगों को खतरा है। शाम के समय जेम्स अपनी जरूरी इक्विपमेंट को लेता है, फिर अपने पहले मिशन के लिए निकल जाता है। अब वह सलीम की सारी एक्टिविटीज को देखने लगता है, जैसे कि वो कब अपने लैब जाता है और कब वापस आता है। जेम्स यहाँ सलीम की फैमिली को भी देखता है। कई दिनों की जासूसी करने के बाद जेम्स को सलीम के बारे में कई सारी चीजें पता चल जाती है। कैडिया जेम्स को मैसेज करके उसे बेस पर आने के लिए कहती है। हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद जेम्स यहाँ माइक, कैडिया और अपने एक नए साथी बॉबी से मिलता है। माइक सभी को बताता है कि सलीम जिसे हाईली लिथल बायोलॉजिकल वेपन्स को बना रहा है, वो उसे कई बड़े बड़े आतंकवादियों के ग्रुप को बेचने वाला है, लेकिन उससे पहले ही हमें
हमें उसे मारना होगा। फिर हमें उसके लैब से बायोलॉजिकल वेपन से जुड़े सभी रिसर्च डेटा को चुराना है, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सलीम की लैब का सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ मौजूद एक नजदीकी पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड है। इसीलिए लैब के अंदर जाते समय हमें सावधान रहना पड़ेगा और अगर बर्लिन पुलिस हमें वहाँ घेरती है तो हम दूसरे प्लान के मुताबिक वहाँ मौजूद जंगल और सुरंग के जरिए भाग सकते हैं। रात होने के बाद ये लोग अपना जरूरी इक्विपमेंट और वेपन्स को लेते हैं और लैब की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ये लोग एक एक करके सभी गार्ड्स को मार देते हैं। फिर अंदर जाकर सलीम को ढूंढने लगते हैं। कमरे की जांच करने पर फाइनली सलीम उन्हें मिल जाता है। ये लोग सलीम को धमकाते हैं और उसे सारा रिसर्च डेटा मांगते हैं। सलीम कंप्यूटर की तरफ इशारा करता है। ये देख माइक जल्दी से बॉबी को सारा डेटा हार्ड ड्राइव में कॉपी करने के लिए कहता है और जेम्स को ऑर्डर देता है कि तुम सलीम को मार दो। ये सुनकर सलीम जेम्स से अपनी जान की भीख मांगता है। कहता है कि तुम मुझे मत मारो क्योंकि मैं बस एक साइंटिस्ट हूँ और मैं अपने रिसर्च से लाखों लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जेम्स उसकी बात नहीं सुनता। सलीम कहता है कि मेरे बैंक की वॉलेट में एक ड्राइव है और उस ड्राइव के अंदर मेरी रिसर्च का सारा डेटा मौजूद है, लेकिन उस वॉलेट को सिर्फ मेरी वाइफ ही खोल सकती है। अगर आज मैं मारा गया तो तुम उस ड्राइव को ले लेना और मेरी सारी सच्चाई पता चल जाएगी और तुम कोशिश करना कि वो ड्राइव किसी गलत आदमी के हाथ ना लगे। सलीम की सारी बात सुनने के बाद भी जेम्स को उस पर यकीन नहीं होता और वो एक जहर का इंजेक्शन उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तभी सलीम यहाँ मारा जाता है। पूरा डेटा कॉपी होने के बाद अब ये लोग पूरे लैब में आग लगा देते हैं ताकि यहाँ पर कोई भी सबूत ना बचे। लेकिन जैसे ही ये लोग लैब से निकलने वाले थे तभी यहाँ पर कई सारी पुलिस की गाड़ियाँ आती है जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। अब पुलिस उन पर गोलियां चलाती है, बदले में माइक की टीम भी उन पर गोलियां चलाती है। यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है और ऑफिसर्स पहले बॉबी को मारते हैं और फिर केडिया को भी मार देते हैं। यहाँ से भागते दौरान माइक के पैर में भी एक गोली लग जाती है। जेम्स आकर जल्दी से उसे उठाता है। यहाँ से भागकर दोनों पास की एक सुरंग में छुप जाते हैं। फिर जेम्स माइक के पैर में से गोली निकालता है। गोली लगने की वजह से माइक का काफी सारा खून बह चुका था, जिस वजह से उसकी हालत अब काफी ज्यादा गंभीर थी। तभी जेम्स जल्दी से अपना उसे खून चढ़ाता है। सुबह होने पर माइक बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो तुरंत ही बेस पर जाने का प्लान बनाता है। लेकिन अचानक से यहाँ जेम्स के घुटने का दर्द शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो यहाँ खड़ा भी नहीं हो पाता। जेम्स माइक को यहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक होने के बाद वहाँ आ जाऊंगा। अब माइक के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो अपना मिशन पूरा करने के लिए जेम्स को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले माइक जेम्स को एक होटल का एड्रेस देता है और कहता है कि जब तुम्हारा घुटने का दर्द ठीक हो जाए तो तुम उस होटल में आ जाना। कुछ घंटों के बाद जेम्स का घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तब वो माइक के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। रूम में आने के बाद यहाँ उसे एक पासपोर्ट मिलता है और माइक ने यहाँ एक मैसेज भी छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि अगले वो 7 घंटों में यहाँ पर आ जाएगा। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद माइक जब यहाँ पर नहीं आता तब जेम्स को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो होटल छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। रास्ते में जेम्स रस्टी को कॉल करता है और उससे माइक के बारे में पूछता है। रस्टी उससे कहता है कि माइक मेरे पास अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, हमारा मिशन लीक हो गया था जिस वजह से पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी और मुझे लगता है कि माइक को पुलिस ने मार दिया है। रस्टी कहता है कि तुम मुझे अपनी लोकेशन बताओ ताकि मैं अपने कुछ आदमियों को तुम्हें लेने के लिए भेज सकूं। लेकिन जेम्स को उस पर शक होता है और उसे लगता है कि रस्टी ने ही माइक को मारा है, इसलिए वो उसे अपनी लोकेशन नहीं बताता। रस्टी यहाँ काफी गुस्से में था और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जेम्स को मार दो। उधर जेम्स रास्ते में चल रहा था कि तभी रस्टी के आदमी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए जेम्स यहाँ से भागता है और पानी में कूद जाता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं लेकिन जेम्स बड़ी चालाकी से उन्हें पकड़ लेता है और उसे मारकर पूछता है कि आखिर तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है। वो आदमी कहता है कि हमें रस्टी ने यहाँ भेजा है ताकि पहले हम तुम्हें पिकअप करें फिर मार सके। अब सारी बातें जानने के बाद जेम्स समझ जाता है कि रस्टी ने माइक को मार दिया है। जेम्स उस आदमी के फोन से रस्टी को मैसेज करता है कि ताकि रस्टी को लगे कि इन लोगों ने उसे मार दिया है। इन लोगों को मारने के बाद जेम्स यहाँ से चला जाता है। वो काफी ज्यादा थक चुका था, इसीलिए आराम करने के लिए वो एक अंडरग्राउंड स्टेशन पर आता है। आराम करते वक्त उसे सलीम की बात याद आई। सारा डाटा बैंक के एक वॉल्ट में छुपा कर रखा है। अगले दिन जेम्स सीधा सलीम के घर आता है। वो सलीम की वाइफ को वॉल्ट में मौजूद डेटा को निकालने के लिए कहता है, लेकिन सलीम की वाइफ उसे ऐसा करने से मना कर देती है। जेम्स तभी धमकाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। इस बात से सलीम की वाइफ काफी डर जाती है। फिर दोनों बैंक में आते हैं और डेटा निकाल कर जेम्स को दे देती है। फिर जेम्स उस डेटा को चेक करता है कि आखिर सलीम किस चीज पर रिसर्च कर रहा था। रिसर्च डेटा देखकर जेम्स काफी हैरान होता है और उसे पता चला कि सलीम तो एक अच्छा साइंटिस्ट था और वो एक मेडिसिन बना रहा था जिससे कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सकता था। सलीम का मकसद था कि वो अपनी मेडिसिन को उन्हें फ्री में देगा जिन्हें इनकी जरूरत है, लेकिन कुछ कंपनियां थी वो नहीं चाहती थी कि सलीम अपनी मेडिसिन को लोगों को फ्री में दे, इसीलिए वो उसके रिसर्च को चुराने का प्लान बनाते हैं ताकि वो लोग सलीम के फार्मूलों का इस्तेमाल करके वो मेडिसिन बना सके और फिर उन्हें महंगे दामों में बेच सके। ये सब देखकर जेम्स समझ
समझ जाता है कि रस्टी अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि वो पहले से सलीम के बारे में सब कुछ जानता था। जेम्स वापस अमेरिका आता है, फिर माइक के घर पर आता है ताकि वो उसकी वाइफ को बता सके कि माइक मर चुका है। लेकिन जेम्स यहाँ हैरान होता है क्योंकि वो माइक को देखता है जो अभी भी जिंदा है। जेम्स को लगता है कि शायद रस्टी के साथ मिलकर माइक ने उसे मारने का प्लान बनाया है। इसीलिए अगले दिन जेम्स गुप्त रूप से माइक का पीछा करता है ताकि वो पता लगा सके कि माइक का असली प्लान क्या है। लेकिन कुछ दूर जाने पर माइक को एहसास हो जाता है कि कोई है उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो उसे धक्का मार गिरा देता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तभी माइक को पता चलता है कि ये तो जेम्स है। जेम्स को देखकर माइक यहाँ हैरान होता है क्योंकि रस्टी ने बताया था कि जेम्स मर चुका है। माइक कहता है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें होटल में लेने के लिए नहीं आया और वापस अमेरिका आ गया और मेरा मकसद तुम्हें धोखा देने का नहीं था। ये सारी बातें सुनकर जेम्स को काफी गुस्सा आता है और वो माइक के ऊपर गन पॉइंट करता है। वो कहता है कि तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि रस्टी बुरा इंसान है, और उसके कहने पर मैंने एक बेकसूर साइंटिस्ट को मार दिया। सलीम कोई बुरा इंसान नहीं था बल्कि एक अच्छा इंसान था जो अपने रिसर्च से लोगों की मदद करना चाहता था। माइक यहाँ जेम्स को शांत करता है और कहता है कि तुम अपने घर मत जाना, क्योंकि अगर रस्टी को पता चला कि तुम जिंदा हो तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी खत्म कर देगा। अब जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। थोड़ा सोचने के बाद जेम्स यहाँ रस्टी को मारने का प्लान बनाता है। अब शाम को माइक रस्टी से मिलने के लिए घर आता है। उधर माइक रस्टी के आदमी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ जेम्स चुपके से डिग्गी से बाहर आता है और बाहर आते ही वो रस्टी के आदमियों को मारने लगता है। उधर माइक भी एक एक करके रस्टी के सभी आदमियों को मार रहा था। रस्टी को पता चल जाता है कि घुसपैठिए यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए वो भी अब अपनी गन लेकर तैयार हो जाता है। माइक और रस्टी एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। लास्ट में दोनों को ही गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जेम्स अंदर जाता है और रस्टी को बिना कुछ बोले ही उसे गोली मार देता है। रस्टी को मारने के बाद जेम्स देखता है कि माइक की हालत काफी गंभीर है क्योंकि उसे कई सारी गोलियां लगी है। जेम्स उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन ज्यादा गोलियां लगने के कारण रास्ते में ही माइक की मौत हो जाती है। सुबह होने पर जेम्स माइक के साथ साथ पूरी कार को जला देता है ताकि पुलिस को कोई भी सबूत ना मिले। फिर वो अपने घर आता है और अपनी फैमिली से मिलता है। अब जेम्स रस्टी के डर से आजाद है और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द मेरे बन के सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे, और आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।